हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग अगेन जेईई में 2022 के क्वेश्चन का सलूशन करेंगे जो 29 जुलाई को शिफ्ट सेकंड में आया था। अगेन मैं आप लोग को यही कहूँगा कि अच्छा स्कोर करने के लिए जेईई में आप लोग सिलेबस का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड ही हैं। यहाँ पे देखा जाए बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन नंबर हम लोग 4 कर चुके थे, इक्वेशन नंबर 5 होगा। ये क्या गिवन है? A 1 meter long wire is broken into two unequal parts, capital X and Y. The X part of wire is stretched into another wire, capital W. Length of W is twice of X and the resistance of W is twice of Y. Find the ratio of length of capital X and Y. एक बार मैं इसके पहले थ्योरी रिपीट कर दूं आप लोग बच्चों कि अगर मान लिया जाए यह x लेंथ का कोई वायर है और इसका रेजिस्टेंस r हो, इसी मटेरियल का और इतने ही क्रॉस सेक्शन का अगर कोई अदर वायर nx लेंथ का ले लिया जाए, सेम वायर है, सेम मटेरियल का भी है, लेकिन इसका लेंथ इसके लेंथ का n टाइम्स हो तो इसका रेजिस्टेंस nr हो जाता है। लेकिन अगर इसी को स्ट्रेच्ड कर दिया जाए, जब स्ट्रेच करेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा। अभी हम लोग यह वायर और यह वायर लिए थे तो इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ए इसका है उतना ही ए इसका था, इसका लेंथ अधिक है, सेम मटेरियल के बने हैं। तो अगर यह एक्स लेंथ का है रेजिस्टेंस आर हो और अगर यह एन एक्स लेंथ का तो इसका रेजिस्टेंस एन आर होगा। लेकिन इसी वायर को स्ट्रेच कर दिया जाए तो स्ट्रेच करेंगे तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों? अधिक हो जाएगा, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और स्ट्रेच करके अगर इसको एन एक्स लेंथ बनाया जाए तो इसका रेजिस्टेंस एन स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, हम लोग पहले से जानते हैं। अगर वायर को ले लिया जाए n टाइम्स का तो रेजिस्टेंस n टाइम्स हो जाएगा, लेकिन अगर स्ट्रेच करके इसका लेंथ बढ़ा कर लिया जाए, इसी वायर को स्ट्रेच करके इसका लेंथ बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाए। तो इस क्वेश्चन में यही हम लोग को कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्या दिया है बच्चों? कोई वायर है 1 मीटर लेंथ का है, कह रहा इसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया, x और y में। एक x है, दूसरा क्या है बच्चों? y है। तो जो 1 मीटर लॉन्ग लेंथ है तो यह कितना हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस एक्स हो जाएगा। यहां पर जो y होगा वह 1 माइनस एक्स, अगर इसकी लेंथ x है तो इसका 1 माइनस एक्स हो जाएगा y इक्वल टू। अगर इसका रेजिस्टेंस r हो तो इसका क्या होगा बच्चों? 1 माइनस r होगा। लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है r इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। एल बाई क्या होता है बच्चों? a। तो यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों का सेम होगा, सेम मटेरियल का बना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम ही है, इसका मतलब r इज प्रोपोर्शनल टू यहाँ क्या हो जाएगा? l के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका लेंथ x है तो ये ज्यूम कर लेते हैं रेजिस्टेंस r है, इसका 1 माइनस x है तो 1 माइनस r हो जाएगा। लेकिन अब कह रहे हैं कि इसको स्ट्रेच करके एक वायर कैपिटल W बनाया गया जिसकी लेंथ इसके लेंथ का कितना है बच्चों? द x पार्ट ऑफ द वायर इज स्ट्रेच इनटू अनदर वायर कैपिटल W, लेंथ ऑफ W इज ट्वाइस ऑफ x। इसका x का 2 टाइम्स हो गया, 2x हो गया W इक्वल टू। और यहाँ पे स्ट्रेच किया गया है, इसका मतलब वायर पतला हो गया होगा तो इसका रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा बच्चों? n स्क्वायर इंटू आर। कितना टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स। तो 2 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? r। इसका मतलब 4r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4r। w का रेजिस्टेंस 4r हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन में गिवन है एंड द रेजिस्टेंस ऑफ w इज, इसका जो रेजिस्टेंस होगा ट्वाइस ऑफ y, y के रेजिस्टेंस का 2 टाइम्स हो गया। इसका मतलब 4r जो होगा w का रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा बच्चों? 2 टाइम्स हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, 2r इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस r। r को इधर लाते हैं, 3r इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1। r इक्वल टू 1/3 क्या हो जाएगा बच्चों? r इक्वल टू 1/3। फाइंड रेशियो ऑफ लेंथ कैपिटल x एंड y। कह रहा है x और y के लेंथ का रेशियो फाइंड करें। तो x रेशियो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? r रेशियो 1 माइनस r। क्या हो जाएगा? 1 माइनस, इनका जो लेंथ होगा उनके रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। r की वैल्यू 1/3, रेशियो 1 माइनस 1/3 इक्वल टू हो जाएगा 1/3 रेशियो 2/3। 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 रेशियो 2। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है बच्चों? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज टेकन टू ए हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज इक्वल टू द 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसे अर्थ सरफेस से इतनी हाइट पर ले जाया जाता है
जो अर्थ की रेडियस का 3 टाइम्स है, तो कह रहा है इसके पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन होगा। क्या बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन होगा। एज्यूम कर लिया जाए यह अर्थ है और यहां से इसकी रेडियस है r, तो ऑब्जेक्ट को ले जाया गया 3r हाइट और 3r हाइट तक ले जाया गया, तो इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, 4r हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो सारा डिस्टेंस कहां से लेते हैं, सेंटर से। जब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं सारा डिस्टेंस कहां से लेते हैं बच्चों, सेंटर से। अभी ऑब्जेक्ट यहां पे था और यहां पे चला गया, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनली पार्टिकल यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस कितना है बच्चों, 4r, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, माइनस जी एम ई एम अपॉन 4r ई, माइनस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई लिखेंगे। ये माइनस माइनस क्या है बच्चों, प्लस है, माइनस जी एम ई एम अपॉन 4r ई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी एम ई एम अपॉन आर ई हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 4r ई, तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस जी एम ई एम और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 जी एम ई एम। तो यहाँ से फाइनली जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 जी एम ई एम अपॉन हो जाएगा 4r ई। क्या हो जाएगा बच्चों, 4r ई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा। इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, डेल्टा यू इक्वल टू जो फाइनली हमें ऑब्टेन हुआ है, डेल्टा यू इक्वल टू है 3 अपॉन 4 जी एम ई अपॉन आर ई इंटू ये क्या है बच्चों, स्मॉल m है, तो हम लोग जानते हैं कि g इक्वल टू होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। इसका मतलब जी आर ई स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे जी एम ई, क्योंकि यहाँ पे मास हमें नहीं गिवन है लेकिन रेडियस गिवन था, तो जी एम ई को हम लोग जी आर ई स्क्वायर के टर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे 3/4 जी एम ई के प्लेस पे क्या लिखेंगे बच्चों, जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई इंटू क्या लिखेंगे एम, एक आर ई कैंसिल हो जाएगा, 3/4 जी आर ई एम इक्वल टू 3/4 जी की वैल्यू 10 गिवन है, कितना गिवन बच्चों 10, और यहाँ पे आर ई की वैल्यू कितना है 6400 किलोमीटर गिवन है। मीटर में एसआई यूनिट में चेंज करेंगे तो 6400 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, इंटू मास क्या दिया है, पार्टिकल का ऑब्जेक्ट का मास दिया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, कितना बच्चों 30 हो जाएगा यह, और इंटू ए हो जाएगा 1600 इंटू 10 टू द पावर 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 16 और 1 2 3 3 3 6 हो जाएगा 10 टू द पावर 6 इक्वल टू 48 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होगा। 48 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, इसी को हम लोग लिखेंगे कितना बच्चों 48 मेगा जूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों 48 मेगा जूल, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट स्मॉल h if the t1 and t2 are the time required to complete first half and the second half distance respectively, then the correct relationship between t1 and t2 is। कह रहा है कि मान लिया जाए यहाँ पे अर्थ से स्मॉल h हाइट से किसी बॉल को रिलीज किया जा रहा है। अर्थ से कितना हाइट से बच्चों, स्मॉल h हाइट से किसी बॉल को रिलीज किया जाता है, एक अर्थ है। तो कह रहे जो हाफ डिस्टेंस होगा h/2, इसको कवर करने में t1 टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा बच्चों, और नेक्स्ट h/2 को कवर करने में t2 टाइम लगेगा। इसको कवर करने में t1, तो यहां से हम लोग क्या ऑब्टेन कर लेते हैं बच्चों, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के अंडर मोशन हो रहा है, इनिशियल स्पीड 0 है। h इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से हाफ g इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से t इक्वल टू हो जाएगा 2h अपॉन g, रूट में आ जाएगा। तो अब कह दिया अगर इस हाइट को लिया जाए, क्योंकि इनिशियल स्पीड यहाँ पे 0 है और हाइट कितना है यहाँ पे h/2, तो इसके लिए t1 इक्वल टू लिखेंगे रूट में 2, h के प्लेस पे कितना बच्चों h/2, क्या है h/2 अपॉन g इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट h अपॉन g हो जाएगा t1। लेकिन यहां से लेकर यहां तक आने में टोटल टाइम कितना रहेगा t1 प्लस t2, t1 प्लस क्या आ जाए बच्चों t2। तो जब इसे लिखेंगे t1 प्लस t2 इक्वल टू, तो रूट में क्या लिखेंगे बच्चों, यहां से टोटल हाइट हो गया
2 इंटू एच के प्लेस पे स्मॉल एच हो जाएगा, अपान रूट में क्या लिखेंगे यहाँ पर जी, क्या लिखेंगे बच्चों जी। अब क्या दिया जाए कि हमें T1 और T2 में रिलेशन फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो इक्वेशन 1 है इसमें इक्वेशन 2 से डिवीजन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि H इसमें कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। याद रखना है यहाँ पे जो H/2 था तो कैपिटल H/2 था, और पूरा जब हम पूरे टाइम के लिए फाइंड करेंगे तो जो कैपिटल H होगा स्मॉल h के इक्वल हो जाएगा, पूरी हाइट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम डिवाइड कर देंगे 1/2 तो T1/T1 प्लस T2, T1/T1 प्लस क्या है बच्चों T2। तो ये क्या है अंडर रूट H/G, और एक क्या है बच्चों अंडर रूट 2H/G। तो T1/T1 प्लस T2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/√2। 1 क्या है बच्चों √2। अब यहाँ से आए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, रूट T1 इक्वल टू T1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से T2। तो T1 को इधर ला लेते हैं, √2 T1 माइनस T1 इक्वल टू हो जाएगा T2। चाहे तो T1 कॉमन करें, √2 माइनस 1 इंटू T1 इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों T2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन है डी, T2 इक्वल टू √2 माइनस 1 इंटू T1। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है बच्चों? ए सर्किट एलिमेंट कैपिटल X व्हेन कनेक्टेड टू एन AC सप्लाई ऑफ पीक वैल्यू 100 वोल्ट गिवन ए पीक करंट 5 एम्पियर व्हिच इज इन फेज विद वोल्टेज। कह रहे कि जब किसी सर्किट एलिमेंट को किसी AC सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है तो उसमें जो पीक वोल्टेज कितना अप्लाई किया जाता है बच्चों V0 इक्वल टू 100 वोल्ट, और जो इसमें करंट चलता है वह वोल्टेज के फेज में है। तो हम लोग जानते हैं जो फेजर डायग्राम में कि अगर इधर करंट आई हो तो इसके फेज में VR होता है, इससे π/2 फेज क्या होता है बच्चों आगे VL होता है, इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वह, और π/2 फेज पीछे होता है कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है। तो करंट के फेज में कौन होता है बच्चों? रेजिस्टेंस में। वोल्टेज के फेज में कौन सी करंट होती है? रेजिस्टर में। किसमें बच्चों? रेजिस्टर में। जबकि अगर हम इंडक्टर यूज करेंगे तो उसमें करंट वोल्टेज से π/2 फेज पीछे होगी, और अगर हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं तो उसमें करंट π/2 फेज आगे होगा। यही फेजर डायग्राम हम लोग होल AC में यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक हिंट गिवन है, ये पीक वैल्यू ऑफ 5 एम्पियर विच इज इन फेज विथ वोल्टेज। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस यूज किए होंगे R, और इसमें जो I चल रहा है पीक वैल्यू I0 इक्वल टू वो 5 एम्पियर है। तो क्या यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस R इक्वल टू नहीं फाइंड कर लेंगे? V0/I0 फाइंड हो जाएगा। V0 100 गिवन है और 5 गिवन है। R इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 20 ओम हो जाएगा। तो रेजिस्टर की वैल्यू हमें मालूम हो चुका है। अब कर सेकेंड एलिमेंट कैपिटल Y व्हेन कनेक्टेड विद टू द सेम सप्लाई। कह रहा है कि अब दूसरा एलिमेंट ला करके यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। AC supply also give the same peak value of current which is lags behind voltage। अब कह रहे वोल्टेज के पीछे चल रहा है करंट, तो किस में हो सकता है? इंडक्टर में। क्या बच्चों? बिहाइंड वोल्टेज बाई π/2 फेज। अब ये भी बोल दिया कि π/2 फेज पीछे, इसका मतलब क्लियर है कि ये इंडक्टर ही होगा। क्या होगा बच्चों? इंडक्टर। तो इसके लिए इंडक्टिव जो रिएक्टेंस होता है उसे XL से रिप्रेजेंट करते हैं। यह सेम वही वर्क करेगा जो रेजिस्टेंस कर रहा था XL। तो यहां से कितना हो जाएगा बच्चों? ये I0 सेम दिया है, I0 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से? V0/XL। जब यहाँ R था तो R लिखते थे, अब XL आ जाएगा तो XL लिखेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा?
एक्सीएल इक्वल टू अगर लिखना चाहे तो वी नॉट अपॉन आई नॉट, या एक्सीएल इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ से ए भी 20 ओम हो जाएगा। इसका मतलब आर भी 20 ओम है और एक्सीएल भी कितना हो गया 20 ओम। आर इक्वल भी 20 ओम है, एक्सीएल भी कितना है बच्चों 20 ओम है। अब इसमें नाम नहीं गिवन है कि रेजिस्टर यूज किए और इंडक्टर, यहाँ पे फेज डिफरेंस से हम लोग को कैच करना है कि रेजिस्टर है या इंडक्टर है। अब कह रहा है कि यहाँ से कि if x and y are connected in series with same supply, what will be the RMS value of current in ampere। कह रहा है कि अगर इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, किस में बच्चों सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो और सेम सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाए, तो अब पीक वैल्यू करंट का नहीं पूछा है, आरएमएस वैल्यू पूछा है। कौन सी वैल्यू आरएमएस। तो यह एक्सीएल इक्वल टू 20 ओम गिवन है, आर इक्वल टू 20 ओम गिवन है, और हम लोग जानते हैं एक्सीएल और आर के बीच फेजर डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों, आर होगा और यह एक्सीएल होगा। तो जो इंपेडेंस जेड होगा, जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, जेड इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्सएल स्क्वायर प्लस क्या है बच्चों आर स्क्वायर, एक्सएल भी कितना है 20 स्क्वायर, आर भी कितना है 20 स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2 × 20 स्क्वायर और 20√2 हो जाएगा कितना बच्चों 20√2 ओम हो जाएगा। अब करें वोल्टेज सप्लाई से में वी नॉट इक्वल टू कितना 100 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ से करंट फाइंड करें I इक्वल टू तो वह आई नॉट ऑब्टेन्ड होगा, क्योंकि यहाँ वी नॉट गिवन है। अगर वी आर एम एस देता तो आई आर एम एस ऑब्टेन्ड होता। तो पहले हम लोग आई नॉट ही फाइंड कर लें, पीक वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट। क्या बच्चों पीक वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट अपॉन जेड, ये 100 हमें गिवन है, 20√2 गिवन है, 20√2 ये कितना हो जाएगा 5/√2 हो जाएगा। आई नॉट इक्वल टू आरएमएस वैल्यू कितना होगा बच्चों, आई आरएमएस इक्वल टू हम लोग जानते हैं आई नॉट अपॉन √2 इक्वल टू 5/√2 यह √2 नीचे आएगा क्या बच्चों 5/2 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी, कौन सा हो जाएगा बच्चों डी। तो ये भी अगेन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही गिवन बच्चों। तो मैं बार बार यही कहूंगा कि आप लोग अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सिलेबस का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। थैंक यू बच्चों।